हेलो बच्चों, नए बच्चे जो आ रहे हैं ना, उनका काबिल इंडिया परिवार में स्वागत है। और क्लासें मैंने इंग्लिश की भी चालू कर दी है। इंग्लिश की क्लासें कंटिन्यू आ रही है, आप उनको लगातार देखते रहें, पढ़ते रहें। और जो बल और गति वाले जो क्वेश्चन हल कर रहे थे ना, उनमें 50 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज आगे के और 25 क्वेश्चन हल कराऊंगा, है ना। तो आप लगातार इनको कंटिन्यू करते रहें, है ना। और जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बच्चों। तो देखो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिरती वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है कि वर्षा की जो बूंदें होती है ना, वो गोल क्यों होती है, ठीक है ना। और ऐसा ही नहीं है कि वर्षा की बूंदें गोल होती है, आप पानी लो, है ना, और उसको अगर उछालते हो, फेंकते हो, तो वो भी गोल हो जाती है, वो बूंदें भी, यानी कि वो भी गोल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इनमें से कौन सा रीजन है? क्या शांतता, क्या पृष्ठीय तनाव, या वायुमंडलीय दबाव? तो देखो, इसका रीजन होता है पृष्ठीय तनाव, ठीक है ना। अर्थात क्या करता है, वो जो जल है यानी कि पानी है, उसमें उसके पृष्ठ पर क्या लगता है? तनाव लगता है, टेंशन लगती है। इस पृष्ठ तनाव के कारण वो पानी क्या करता है? तनाव करके, अर्थात इसको खींच कर और कम से कम क्षेत्रफल में इसको लाना चाहता है। और सबसे कम क्षेत्रफल, ठीक है ना, एक गोले का होता है, इसलिए उसको गोलाकार बना देता है, ठीक है ना। तो ये क्या वजह रही है? पृष्ठीय तनाव। देखो नेक्स्ट चलो, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है, ठीक है। तो देखो, वहां मैंने पढ़ाया था, तो बताया था कि ये जो 4 मूल बल होते हैं प्रकृति में, इनमें से सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। यही सबसे कमजोर बल है, बस इसकी परास ज्यादा है, ये बहुत दूर तक लग सकता है। और सबसे प्रबल बताया था, प्रबल नाभिकीय बल, जिसकी परास बहुत कम है लेकिन बहुत ज्यादा प्रबल होता है, ठीक है ना। तो सबसे कमजोर कौन सा हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट देखो, किस प्रक्रिया द्वारा द्रव से बुलबुलों का निर्माण होता है? ये जो कोई भी द्रव है, तरल है, उसी जो बुलबुले बनते हैं ना, तो किस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं? बुलबुले कैसे बन जाते हैं, है ना। तो देखो, इसका रीजन है उबाल या प्रबुदबुदन, ठीक है ना। अर्थात वो जो तरल है उसमें एयर, है ना, गैसीय रूप उसमें एंटर करेगा, एयर ही नहीं, चाहे वो भाप हो चाहे कुछ भी हो। तो एयर अगर उसमें एंटर कर जाती है, प्रबुदबुदन हो जाता है, या फिर उबाल, है ना, आप किसी चीज को उबालते हो तो उसके अंदर भी एयर या पानी की भाप उसमें एंटर कर जाती है, तो क्या बनता है? बुलबुला बनता है, ठीक है ना। और इनमें से कोई कारण नहीं है, ये इसका रीजन है। नेक्स्ट देखो, वॉशिंग मशीन या धोवन यंत्र जो होता है ना, उसके अंदर उसमें कपड़े सूखते हैं ना, अर्थात वो जो उसमें जो ड्रायर काम करता है वॉशिंग मशीन, वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखो, अपवन यानी कि डायलिसिस है क्या? नहीं। विसरण नहीं। और विपरीत परासरण, ये भी नहीं है। अपकेंद्रण, ठीक है ना। तो इसका आंसर है डी, अपकेंद्रण। कैसे बताया था मैंने कि वो क्या करता है, तेजी से उसको घुमाते हैं तो कपड़ा उस पर लिपटा रहता है, और उस कपड़े को ऐसे तेजी से घुमाया जाता है। घुमाते हैं तो उसके अंदर आप इसको बाहर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कपड़ा लेना, भिगोना, और उसको तेजी से ऐसे घुमाना पकड़ के, तो क्या होगा, उसमें से छींटे यानी कि पानी छिटक कर दूर जाएगा। बस यही सिद्धांत वॉशिंग मशीन में लगता है। जब उसको घुमाया जाता है तो कपड़े के चारों ओर पानी छिटक कर अलग हो जाता है, और फिर वो उसको अलग निकाल देते हैं, तो कपड़ा ड्राई हो जाता है वहां पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, वक्र पथ पर गतिमान कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है? वक्र यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, वक्र पथ। अर्थात देखो, एक तो होती है सीधी सड़क, ठीक है ना, और एक होता है सड़क सीधी चलती चलती क्या हो जाए? वक्र हो जाए, अर्थात थोड़ी सी मुड़ जाए। तो यहाँ पे जब कार यहाँ चल रही है, तो इस मुड़ी हुई सड़क पर अगर कार चलती है ना, तो ये पथ कैसा हो गया? वक्र, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा हो गया ना, वक्राकार हो गया। तो इस पर जब कार चलती है तो इस पर किस प्रकार का बल काम करता है? किस प्रकार का बल कार्य करता है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपकेंद्रण बल, ये तो अभी अभी बताया मैंने, अर्थात ये दूर फेंकता है, तो ऐसा नहीं है। तो कौन सा? अभिकेंद्र, केंद्र की ओर, ठीक है ना, अर्थात इधर की ओर एक बल लगता है, तो कार इधर की ओर। इसलिए अगर बहुत ज्यादा वक्र है और अगर स्पीड में है, तो इसमें करवट देनी होती है एक तरह से, है ना। और अगर करवट इसमें नहीं है, तो फिर यहाँ पे स्पीड कम रखनी पड़ेगी, अदरवाइज वो अपकेंद्र बल के कारण कार उधर खिसक जाएगी, है ना, अर्थात रोड से बाहर निकल जाएगी। इसलिए घुमाव जो होता है ना, सड़क का वक्र जो होता है, वहां पे कार या कोई व्हीकल जो भी है, बाइक है, कुछ भी है, उसको स्लो करना पड़ता है। यहाँ पे स्लो में ही इसको घुमा पाते हैं सुरक्षित, है ना। अगर इसको ज्यादा स्पीड में रखेंगे ना, तो अपकेंद्रीय बल के कारण वो इधर खिसक जाएगी, रोड पर नहीं रहेगी, रोड से बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। और यदि स्पीड में ही रखना है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे इसको करवट देनी होती है रोड को, ठीक है ना, सड़क को
करवट देकर बनाया जाता है, जिससे अभी केंद्रीय बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर इधर बाहर निकलने का खतरा नहीं रहता है। ठीक है, ये आगे जब 11th-12th के अंदर फिजिक्स पढ़ाएंगे ना, वहां पे इसका जिक्र करेंगे, वहां अच्छी तरह से बताएंगे। अभी तो इतना ही जानो कि अगर सड़क क्या है, वक्राकार है, तो सीधी सी बात है स्पीड कम रखनी होती है, अदरवाइज कोई भी जो भी व्हीकल है वो इधर निकल जाएगा बाहर। ठीक है ना, इस पर सुरक्षित नहीं चल पाएगा। और यदि स्पीड रखनी है तो फिर इसको करवट देनी होती है। ये जैसे सड़क ऐसे है तो इसमें थोड़ा ऐसे, समझ पा रहे हो, जैसे इधर देखो, जैसे ऐसी सीधी सड़क है ना, तो उसको ऐसे करवट देनी पड़ती है। तो फिर इधर भगा के अभी यहाँ से स्पीड से ले जा सकते हैं, तो वो इधर पीछे नहीं खिसकेगी। नेक्स्ट देखो, त्वरण होता है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है ना, वो क्या होता है, क्या बल के विपरीत समानुपाती होता है, या द्रव्यमान के विपरीत समानुपाती होता है, या द्रव्यमान के समानुपाती होता है, इनमें से क्या है, या बल के समानुपाती होता है। तो ये चेक करने से पहले आपको पता होना चाहिए बात कहाँ की हो रही है, त्वरण और बल, त्वरण और द्रव्यमान। ठीक है ना, इनके अंदर संबंध की बात कर रहा है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन और फोर्स या मास के अंदर क्या संबंध है। तो देखो F बराबर ma, इसको देखो F बराबर ma, तो इसके अंदर ये जो संबंध है, इससे पता चलेगा कि जो त्वरण है, अर्थात ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसको बाहर ले लो, यहाँ ले लिया, a बराबर क्या हो जाएगा, F बटे m। तो यहाँ देखो सीधा इसका संबंध क्या रहा, एक्सेलरेशन का सीधा संबंध किससे है, F से है, और विपरीत संबंध किससे है, m से। तो इनमें से कौन सा कथन कह रहा है, बल के विपरीत, नहीं, बल के तो सीधा समानुपाती है। ठीक है ना, और द्रव्यमान के विपरीत, तो देखो द्रव्यमान के विपरीत, तो ये वाला ऑप्शन है इसका। ठीक है ना, इस सूत्र को देखकर आप इनमें से आराम से ऑप्शन, और ये सूत्र आपको याद करना है, याद रखना है। ठीक है ना, कौन सी नियम से आया था ये सूत्र, F बराबर ma, ये न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से आया हुआ है। तो F बराबर ma होता है, तो फिर a बराबर F अपॉन m। तो इससे पता चल रहा है कि ma और इसमें क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये विपरीत समानुपाती कह दो या व्युत्क्रमानुपाती कह दो। नेक्स्ट देखो, वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है, तो इसका औसत वेग क्या है। देखो ये वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ में एक वस्तु यहाँ से चल रही है, और इसमें चलकर एक चक्कर पूर्ण करके यहाँ आ गई, एक चक्कर पूरा करके और यहाँ आ जाती है। कितना टाइम ले रही है इसमें, 1 सेकंड। पर देखो ध्यान से, यहाँ से चली और एक चक्कर पूरा करके यहीं आ गई, और वो भले 1 सेकंड में आओ, लेकिन यहाँ पे बता रहा है 1 सेकंड। ठीक है, पर यहाँ आ गई ना, तो जहां से चली है घूमकर वहीं आ गई है। तो अब आगे बात कर रहा है कि इसका औसत वेग क्या है। तो देखो औसत वेग क्या होता है, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है ना, तो समय तो ठीक है 1 सेकंड है, लेकिन विस्थापन देखो, पहले विस्थापन क्या है, यहां से चली घूमकर यहीं आ गई, तो पता है विस्थापन क्या हुआ, शून्य, है ना, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये तो पूरी दूरी है, तो यहाँ पे दूरी नहीं है। वेग की बात करें तो वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन आपको पता है क्या होता है, मतलब पहले वस्तु कहाँ थी अब कहाँ है, तो पहले भी वस्तु यही थी और घूमकर आ गई तो अभी भी यही है, इसलिए विस्थापन 0 है, इसलिए 0 बटे 1 अर्थात 0। तो औसत वेग भी क्या रहा, 0। ये वाला ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, यदि गेंद को ऊपर फेंका जाए तो निम्नलिखित में से क्या है परिवर्तित है। बॉल को ऊपर फेंक दे तो क्या नहीं बदलेगा उसका, अपरिवर्तन मतलब क्या नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा बताओ, क्या त्वरण नहीं बदलेगा, या गति नहीं बदलेगी, या स्थितिज ऊर्जा नहीं बदलेगी, दूरी। ठीक है ना, दूरी, गति, त्वरण और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, तो देखो दूरी तो बदलेगी, जब ऊपर फेंक रहे हैं तो अभी गेंद मान लो यहाँ थी और फेंका जा रहा है यहाँ, तो दूरी तो बढ़ती जा रही है ना, और गति क्या हो रही है, घट रही है। जैसे ऊपर फेंक रहे हैं तो फिर धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसकी गति कम होती जा रही है, फिर यहाँ जाके रुक जाएगी। तो देखो ये तो बदल रही है, तो सब चीज बदल रही है। स्थितिज ऊर्जा आपको पता नहीं, स्थितिज ऊर्जा बदल रही है कैसे, जो चीज कोई भी वस्तु नीचे है या जहां भी है उसकी स्थितिज ऊर्जा जो भी है, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं, कोई भी वस्तु अगर ऊपर जाती है या ले जाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा भी गेंद की जैसे जैसे ऊपर जाएगी बढ़ जाएगी। तो फिर क्या है परिवर्तित है, त्वरण। त्वरण क्या है, अपरिवर्तित है, उसमें जो गुरुत्व त्वरण लग रहा है ना वो उस गेंद पर वो का वही है जो भी लग रहा है। ठीक है, तो इसमें त्वरण अपरिवर्तित है, इसका आंसर होगा ए।
नेक्स्ट देखो, यदि विराम अवस्था में स्थित वस्तुओं पर एक बल F आरोपित होता है, यानी कि विराम अवस्था में स्थित वस्तुओं पर, यानी कि वस्तुएं हैं दो, विराम अवस्था में है, उनके ऊपर एक बल लग रहा है और वे एक समान समय में भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखती है। अर्थात वे वस्तु, जैसे मान लो एक है M1 और एक है M2, द्रव्यमान उनका अलग अलग है और उनके ऊपर एक बल लग रहा है, अर्थात दोनों पर बल लग रहा है वो सेम है, अर्थात F, इसके ऊपर भी F, बल दोनों का सेम है, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। तो निम्नलिखित दोनों वस्तुओं का क्या समान होगा? तो इन वस्तुओं का समान क्या होगा? क्या त्वरण समान होगा? नहीं, द्रव्यमान जिसका ज्यादा है उसका त्वरण कम होगा, क्योंकि बल वही है ना, उसमें एक्सीलरेशन कम आएगा, इसमें एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, तो ये तो समान नहीं हो सकता। गतिज ऊर्जा भी समान नहीं है, क्योंकि बल लगाया गया तो हल्की वस्तु तो ज्यादा तेजी से चलेगी और ये वाली कम चलेगी, तो गतिज ऊर्जा इसमें ज्यादा है। तो वेग इनका वेग भी बढ़ जाएगा। तो संवेग क्या होता है? E बराबर mv, ये जो संवेग है ना, ठीक है, तो ये संवेग क्या होगा इनका? ये समान रहेगा, क्योंकि वेग तो अलग अलग रहेगा। कैसे? जिसके ऊपर बल दोनों पर समान लग रहा है, लेकिन वेग किसका ज्यादा हो जाएगा? जिसका द्रव्यमान कम है ना, उसका वेग ज्यादा हो जाएगा, अर्थात वो ज्यादा तेजी से जाएगी। जैसे एक छोटी बॉल है, उसके ऊपर एक ठोकर मारते हो आप उसी बल से, है ना, जितनी ताकत से आप मार रहे हो, इसी ताकत से बड़ी बॉल जो कि भारी है, वजन में ज्यादा भी है, बड़ी है, उसके ऊपर मारो तो छोटी वाली ज्यादा दूर जाएगी, यानी कि उसका वेग बढ़ जाएगा, लेकिन बड़ी वाली इतनी तेज नहीं चल पाएगी, उसका वेग ज्यादा नहीं होगा। तो बस, तो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर अगर समान बल लगाया है तो उनका वेग अलग अलग होगा। जब वेग अलग अलग होगा तो द्रव्यमान भी अलग अलग है, ठीक है। पर देखो ध्यान से, जैसे M1 कम द्रव्यमान वाले का वेग ज्यादा, ये ज्यादा है, और M2 ये ज्यादा द्रव्यमान वाली, उसका V2 जो है वेग है वो कम हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का गुणनफल है वो समान रहेगा, अर्थात M1V1 बराबर M2V2। इतना समझो कि वो जो बल लगाया ना, उसका असर ये हुआ कि कम द्रव्यमान वाली ज्यादा तेज चल रही है, लेकिन उन दोनों का गुणनफल P उतना ही है, और जो ज्यादा द्रव्यमान वाली है उसके ऊपर वो जो बल लगाया है उससे वेग उसका कम था, लेकिन इन दोनों का गुणनफल वो भी वही P है, अर्थात इनका जो संवेग है दोनों का समान है, बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। यह है यदि एक वस्तु को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो जब यह महत्तम ऊंचाई प्राप्त करती है, यानी कि उच्चतम जो चली जाती है, जहां तक जा सकती है वहां तक जाती है, तो इसका वेग क्या होगा वहां पे, ठीक है। जैसे कि कोई भी वस्तु या कोई भी, जैसे गेंद है, आपने उछाली, गेंद आप उछालते हो, आप जानते हो क्या होता है, उछालते हो तो गेंद जाती रहती है, एक सीमा पर जाकर वो वहां पे रुक जाती है, यानी कि इससे ऊपर नहीं जा रही। पर ये अधिकतम ऊंचाई पे कह रहा है, ये अधिकतम ऊंचाई पर कोई वस्तु को आपने उछाला, है ना, और अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी तो वहां इसका वेग क्या होगा? सिंपल सी बात है, आप जानते हो वहां पे वेग क्या हो जाएगा इसका? शून्य। तभी तो वो रुक गई वहां पे और फिर वापस नीचे आना शुरू करेगी। तो अधिकतम ऊंचाई पे जहां पे वो जा सकती है वहां तक गई है, तो वहां पे उसका वेग क्या? शून्य, तो अर्थात 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट देखो, यदि एक वस्तु एक सतह पर खिसकती हो तो उनकी गति के विरुद्ध लगने वाला बल, जैसे एक ये वस्तु है और इसको खिसकाओ, चलो इधर ही खींच लो, ऐसे अगर इस वस्तु को खींचते हैं तो उनकी गति के विरुद्ध, यानी कि इसको, इस वस्तु को खींचकर इधर गति करवा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि इस गति के विरुद्ध लगने वाला बल, अर्थात इधर गति हो रही है ना, इस वस्तु को खींचा जा रहा है तो इधर गति कर रही है, तो इसके विरुद्ध अर्थात विपरीत दिशा में जो बल लगता है वो कौन सा है पूछ रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? घर्षण। पीछे बताया था मैंने, किसी भी वस्तु को आप खींचने की कोशिश करते हो तो घर्षण बल लगेगा, आप इधर खींच रहे हो तो पीछे की तरफ विपरीत दिशा में लगेगा, अगर आप उसको धक्का दे रहे हो तो इसके विपरीत अर्थात इधर घर्षण बल लगेगा, है ना। धक्का दोगे तो उसको उधर नहीं खींचने देना चाहता वो बल, तो उसके विपरीत अर्थात इधर घर्षण बल लगता है, विपरीत लगता है। ये देख लो यहाँ पे, इसको अगर इधर खींचोगे तो घर्षण जो बल है वो इधर लगेगा, और यदि इसको धक्का देकर इधर ले जाना चाहते हो तो घर्षण जो बल है वो इधर लगेगा, फ्रिक्शन, ठीक है ना, ऐसे लगता है। तो नेक्स्ट प्रक्षेपी पथ कहलाता है। प्रक्षेपी यानी कि प्रोजेक्टाइल जो मोशन है ना, बताया था मैंने। जैसे मान लो भाले को फेंकते हैं ना, आप सीधा सा उदाहरण भाले का देखो, जैसे भाला फेंका जाता है ना, है ना, जेवलिन फेंका जाता है, जेवलिन ऐसे फेंका जाता है तो वैसे जाके ऐसे गिरता है, आपने देखा होगा कि गेम में।
तो ऐसे जब फेंका जाता है इसको कहते हैं प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस प्रक्षेपे का पथ क्या कहलाता है? ये जो पथ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पथ है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ, क्या कहलाता है? ये प्रक्षेपी वक्र कहलाता है। वक्र है ना, ये वक्र है इसलिए इसको बोलते हैं प्रक्षेपी वक्र। ऊंचाई तो जहां तक मैक्सिमम ऊंचा जो जाता है ना, वो जेवलिन या कोई भी चीज फेंक रहे हो, मान लो गेंद फेंक रहे हो, तो ये जो है ये इसकी ऊंचाई है। और परास आप जानते हो जितनी दूर जाके गिरता है, यही तो है वो परास कि कोई ज्यादा दूर फेंकेगा वो जीत जाता है। जैसे कि नीरज चोपड़ा ने, है ना, उसको ज्यादा दूरी तक पहुंचाया तो वो उसकी रेंज थी, परास थी। तो इसमें क्या हुआ? प्रक्षेपे वक्र शी। नेक्स्ट देखते हैं, घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एक बल, बृहद बल है वो, तो वो कौन सा है? जैसे देखो आपको बताऊं, जैसे मान लो एक बड़ा सा टायर है और भारी टायर है, उसको अच्छी तरह से भगा के और लुढ़का दो। अब उस लुढ़कते हुए टायर में वो जो चल रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना, वो जो टायर है घूम रहा है ना, तो उस घूमते हुए टायर में एक वृहद बल है, उसमें एक ताकत है, एक बल है। अब आपने तो धक्का देके उसको लुढ़का के, तेजी से लुढ़का के छोड़ दिया, तो उसमें बताओ बल है कि नहीं? वो किसी चीज के जाके लगेगा तो उसको धक्का देगा कि नहीं देगा? या उसको कोई सामने से रोकने की कोशिश करेगा तो उसको धक्का लगेगा ही नहीं लगेगा? तो इसका मतलब क्या है? उसमें एक बल है। तो वो बल जो है कौन सा है? वो बल, उस बल की बात करें तो वो बल है बलागुण, अर्थात टॉर्क। नेक्स्ट, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? रेल यानी ट्रेन, है ना, तो ट्रेन की गति किस प्रकार का उदाहरण है? क्या घूर्णन गति है? नहीं, घूर्णन गति तो अपने अक्ष पर घूमना। चक्रण मतलब चक्कर लगाना, ये भी नहीं है। घुमाव गति, प्रक्षेप गति नहीं। रूपांतरित गति, एक स्थान, अर्थात वो अपना स्थान चेंज करेगी, इस रूपांतरित गति में आएगी। नेक्स्ट देखो, जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है, त्वरित का मतलब समझ गए ना? त्वरित का मतलब वो एक निश्चित, ऐसे समझो, अगर लिफ्ट देखो एक निश्चित वेग से नीचे चल रही है ना, तो वहां कोई त्वरण नहीं है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। आप एक चीज समझो, एक्सेलरेशन है क्या? सीधी सी बात है, जैसे उसका सिंपल उदाहरण है आपकी बाइक, उसके अंदर एक्सीलेटर होता है। एक्सीलरेशन शब्द है ना, या एक्सीलेटर जो शब्द है वो एक्सीलरेशन से बना है। अर्थात अगर उस एक्सीलेटर को खींचते हैं तो उसका वेग बढ़ता जाता है लगातार, ठीक है ना, और यदि ब्रेक लगाते हैं तो कम होती जाती है उसकी स्पीड। तो एक्सीलरेशन, तो कोई भी चीज समान वेग से चल रही है तब उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई त्वरण नहीं है। तो ऐसे कह रहा है कि जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होती है तो नीचे की ओर समान वेग से नहीं चल रही, त्वरित हो रही है, अर्थात उसको तेजी से क्या किया जा रहा है? थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है, उसका वेग लगातार बढ़ाया जा रहा है, त्वरित किया जा रहा है। तो अगर ऐसा करें कि लिफ्ट को ऐसे लाया जाए जबरदस्ती, यानी कि फोर्स से नीचे लाया जाए, तो बताओ वो अंदर जो व्यक्ति खड़ा है उसका भार, उसको कैसा अनुभव होगा? पहले से कम अनुभव होगा या ज्यादा अनुभव होगा? अपने आप को ऐसे समझेगा कि मैं थोड़ा भारी हूं, या फिर क्या समझेगा वो कि हल्का हूं? क्या समझेगा बताओ? सोचो, देखें, बताया था मैंने। तो देखो उसके व्यक्ति का भार नहीं बढ़ेगा, तो व्यक्ति का भार कम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर लिफ्ट में बैठा व्यक्ति कोई बैठा हुआ है और इस लिफ्ट को तेजी से नीचे लाया जाता है, एक्सेलरेशन अर्थात ए से नीचे लाया जाता है, तो इसका भार क्या हो जाएगा? पहले के बजाय कम हो जाएगा, अर्थात वो अपने आप को हल्का महसूस करेगा। इसलिए कौन सा आंसर हुआ इसका? ये, व्यक्ति का भार कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है मतलब कि स्थान के अनुसार क्या बदलता है द्रव्यमान? कि यहाँ पे द्रव्यमान कुछ है, चंद्रमा पे कुछ है, ऐसा है क्या? नहीं। तो प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, जी बिल्कुल सही। तो द्रव्यमान क्या होता है? सभी जगह समान होता है, चाहे चंद्रमा पे जाओ तो भी द्रव्यमान वही रहेगा, यहाँ रहो तो भी यही रहेगा, ठीक है ना, और या किसी दूसरे ग्रह पे चले जाओ तब भी वही रहेगा। सभी स्थानों पर, सभी जगह, चाहे पहाड़ पे जाओ, चाहे समुद्र में जाओ, चाहे कहीं पे रहो, समान रहता है। नेक्स्ट, बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, जिसकी बात अभी कर रहे थे, टायर को लुढ़काया था तो उसके अंदर जो बल था वो बलागुण था। तो उस बलागुण की इकाई क्या है? देखो, बल की इकाई, फोर्स की इकाई, बल की इकाई तो है न्यूटन, और बलागुण की इकाई है न्यूटन मीटर, ठीक है ना। इसमें ये आपको याद रखना है, बल की इकाई है न्यूटन और बलागुण की इकाई है न्यूटन मीटर, तो ये है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट देखो, यदि एक वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान गति से गतिशील है, यानी कि वृत्ताकार पथ में घूम रही है वो भी एक समान गति से, जैसे एक समान गति कौन सी? जैसे मान लो घड़ी के अंदर जो सुई है, छोटी वाली सुई है या बड़ी वाली जो भी है, पर बड़ी वाली आपको नजर नहीं आएगी घूमती अभी सामने, तो छोटी वाली तो घूम रही है ना, सेकंड वाली सही जिसको कहते हैं, छोटी क्या, सेकंड वाली जो सुई है ना, वो लगातार क्या,
एक निश्चित वेग से घूम रही है। ऐसा तो नहीं है कि कभी तेज चलती है कभी धीमी चलती है आपकी बाइक की तरह, कि रोड साफ मिल गई आपको, कोई भीड़ भाड़ नहीं तो आप तेज चला लेते हो, ब्रेकर वगैरह आ गए या फिर कोई गाय वगैरह आ गई तो आप क्या तेज थोड़ी चला गए, कम कर लेते हो। तो ये घड़ी ऐसा थोड़ी कर रही है कि इसकी मर्जी कभी तो तेज चल रही है कभी धीमी हो गई है, ऐसा नहीं है ना। तो ये लगातार है ना समान वेग से चल रही है, इसको कहते हैं समान वेग से चलना। अर्थात यदि एक वस्तु वर्ताकार पथ पर, और ये वर्ताकार ही है इसका पथ, ऐसे घूम रही है ना, तो इस वर्ताकार पथ पर एक समान गति से गतिशील है तो बताओ इसका त्वरण बढ़ता है क्या? नहीं, मैंने बताया था जब समान वेग से चल रही कोई चीज है ना, समान चाल से चल रही है तो उसमें त्वरण होता ही नहीं है। तो क्या इसका त्वरण शून्य है? नहीं। क्यों त्वरण शून्य क्यों नहीं है? क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण शून्य नहीं हो सकता। तो फिर क्या इसका वेग परिवर्तित? हाँ, इसका वेग बदल रहा है। अब आपको होगी सर समान चाल से तो चल रही थी तो वेग परिवर्तन, हाँ जी वेग परिवर्तन हो रहा है। ध्यान से देखो, चाल परिवर्तित नहीं हो रही है लेकिन वेग परिवर्तित हो रहा है। चाल में वेग में क्या अंतर रहा फिर कि चाल तो इसकी चाल तो समान है और वेग अलग है। क्यों? याद रखो, ये पीछे मैंने बताया था, चाल में तो ये है कि जो जैसे चल रही है ठीक है, मान लिया कि समान है, लेकिन वेग को अलग क्यों बताया मैंने कि ये बदल रहा है। ऐसे क्यों बताया? क्योंकि वेग के अंदर परिणाम ही नहीं कि इतने सेकंड में इतनी दूर चलेगी, यही चीज मायने नहीं रखती, तो दिशा, अर्थात दिशा मायना रखती है। तो देखो ये घड़ी की सुई है ना, अभी जैसे मान लो यहाँ है, थोड़ी देर बाद में यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, यही क्यों, मतलब जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते इसकी दिशा बदल रही है। तो लगातार देखो ये घड़ी की सुई ऐसे चल रही है तो लगातार इसकी दिशा क्या हो रही है? बदल रही है। दिशा क्या हो रही है? बदल रही है। तो जब दिशा बदलती है तो या तो परिमाण बदले या दिशा बदले, दोनों बदले तो भी वेग में परिवर्तन, दोनों में से कोई भी एक चीज बदल जाए तो भी क्या है? वेग में परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ पे इस घड़ी की जो सुई है ना, ये जो चल रही है ना, इसमें लगातार इसका वेग क्या हो रहा है? बदल रहा है। और जब वेग बदलता है तो त्वरण तो होता है ना, इसलिए इसको त्वरण को शून्य नहीं कह सकते। ये बात ठीक नहीं कि त्वरण शून्य नहीं, तो फिर बात क्या सही है कि इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, प्रक्षेपी गति में कुल उड़ान समय कितना है? प्रक्षेपी गति वही प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें बताया था मैंने कि भाला फेंका जाता है, मान लो, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आपको होगी सर क्या भाला फेंकना है प्रोजेक्टाइल मोशन है? नहीं, आप कोई पत्थर फेंक दो, चाहे कोई बॉल फेंक दो, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। गेंद को ऐसे फेंकोगे तो क्या होगा? गेंद जहां तक जाएगी और फिर आप मैक्सिमम जैसे जाके यही पता लेगी। देखो आप ऐसे ऊंचे फेंकोगे तो भी जाके कहीं ऐसे गिरेगी, अगर आपने ऐसे फेंका है तो भी ऐसे जाके गिरेगी। तो ये जो ये वक्राकार ये पथ बनता है ना, ये वक्र पथ कहलाता है ना। चाहे कैसे फेंको, ज्यादा ऊपर फेंक दी तो दूर कम जाके गिरेगी, पास में ही गिर जाएगी। और अगर आपने ऐसे फेंका है तो, और मैंने बताया भी था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, अगर कोई भी चीज को, चाहे बॉल हो चाहे पत्थर हो चाहे भाला हो, ठीक है ना, तो देखो अगर उसको यहां से 45 डिग्री के कोण से फेंका जाए ना कोई भी चीज, ठीक है, जेवलिन को फेंको चाहे गेंद को फेंको, ठीक है ना, किसी भी चीज को 45 डिग्री का कोण बढ़ाते हुए फेंक दो तो वो ज्यादा दूर जाकर गिरती है ना। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये ऐसे कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में यानी कि प्रक्षेपी गति में कुल उड़ान समय क्या है? कुल उड़ान समय सीधी सी बात है, देखो यहां से फेंका गया तो मैक्सिमम कहां तक गई है उसका दुगना, क्योंकि जितनी दूर ये मैक्सिमम गई है उतना ही टाइम गिरने में लगाएगी। जितना टाइम लगाया यहाँ पहुंचने में, मैक्सिमम ऊंचाई पे पहुंचने में, उतना ही टाइम लगाएगा गिरने में। इसलिए महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में लगे समय का दुगना, ये वाला। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, एक तोप का गोला, तोप होती है ना, तो तोप में जो गोला होता है उसकी बात कर रहे हैं कि उस तोप का गोला, गोले की गति का कौन सा उदाहरण है? यानी कि उस तोप से अगर गोला दागा जाता है ना, तो वो जो गोला जा रहा है उसकी गति कैसी है, तो उसका कौन सा उदाहरण है, वो कैसी गति करेगा? वही बात, जैसे आप पत्थर फेंकते हो, जैसे आप बॉल फेंकते हो, जैसे आप जेवलिन फेंकते हो, वही ऐसे ही गोला जाएगा। गोले को आपने देखा होगा कैसे, ऐसे तो है नहीं, वो थोड़ा ऐसे करके फेंका जाता है, तो गोला भी ऐसे ही जाके गिरेगा। जैसे यहाँ से दागा जाता है, मान लो यहाँ से दागा गया तो यहाँ से जब फेंका गया तो ऐसे जाके गिरेगा। तो कैसी गति हो गई? प्रक्षेपी गति। ठीक है ना, डी। नेक्स्ट देखो, तैरती वस्तु पर लगा ऊर्ध्वामुखी बल क्या कहलाता है? कोई वस्तु तैर रही है तो उसके ऊपर ऊर्ध्वामुखी ऊपर की ओर एक बल लगता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उत्प्लावकता। ठीक है ना, उत्प्लावकता कहलाता है।
आप पानी में जाओगे तो आपके ऊपर भी आपको भी हल्का हल्का महसूस होगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे याद रखो कि पानी की बाल्टी, आप भरी हुई बाल्टी को यहाँ उठाते हो तो ज़्यादा वजन लगता है, और पानी की भरी बाल्टी को पानी में ही उठाओ, पानी में ही भरी बाल्टी को पानी में ही ऊपर नीचे करो, थोड़ा आपको हल्का महसूस होता है ना। क्यों होता है? ये उस उत्प्लावन बल के कारण होता है, ठीक है ना। इस बल के कारण एक ऊपर की ओर कोई भी चीज पानी में है, जैसे मान लो ये पानी में कोई चीज है, कोई भी पत्थर है, कोई भी चीज है, या आप खुद हो, ऊपर की ओर, इसके ऊपर की ओर एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसके कारण चीजें हल्की महसूस होती है, हल्की होती है, ठीक है ना। तो वो कौन सा बल है, क्या है? वो उत्प्लाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, यानी कि इनमें सब अदिश है, एक सदिश राशि है, ढूंढो कौन सी है। क्या चाल है? नहीं। क्या ऊर्जा है? नहीं। क्या आवेग है? हाँ, ये है। तो कौन सी हुई? सी। ये नहीं है और आवेग है, तापमान भी नहीं है। इस प्रकार से कौन सी सदिश राशि इनमें से? आवेग, इम्पल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, जब एक बस को अचानक से चलाया जाता है, मतलब खड़ी है इसका मतलब, तो अगर बस खड़ी है और उसको अचानक से चला दिया गया तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, या पीछे की ओर उनको धक्का लगता है। ऐसे है, बस को अचानक चला दिया तो वह यात्री जो बैठे हैं थोड़ा पीछे झुक जाएंगे। ऐसा क्यों? या यह घटना किसका उदाहरण है? बताया था मैंने। तो पहचानो, देखिए इनमें से ढूंढो। देखो, विराम का जड़त्व, क्योंकि बस खड़ी थी अभी और उसको अचानक चला दिया गया, आगे की तरफ चला दिया गया, तो सवारियां जो बैठी है उनको पीछे की तरफ क्या लगेगा? धक्का। तो कैसा जड़त्व हुआ? विराम का। और यदि पहले से बस चल रही होती और फिर इसको एक्सेलरेट कर देते, तेजी से इसकी स्पीड बढ़ा देते, तब भी पीछे की ओर ही झुकते यात्री, लेकिन तब कौन सा जड़त्व होता? फिर होता गति का जड़त्व, ठीक है ना। तो फिर गति का जड़त्व आता आंसर। लेकिन जब एक बस को अचानक चलाया जाता है, अर्थात यहाँ पे समझो कि वो स्थिर है, वो खड़ी है, तो फिर विराम जड़त्व लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग, बार बार बता दिया मैंने, पहले बताया संवेग क्या होता है? P बराबर mv। तो ये जो संवेग है ये क्या होता है, मतलब क्या द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं, देखो वेग पर भी डिपेंड करता है। द्रव्यमान ज्यादा किसी वस्तु का तो संवेग बढ़ेगा, अगर वेग बढ़ा दे तो भी संवेग बढ़ेगा। इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, अर्थात द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का संवेग बढ़ाना हो तो द्रव्यमान ज्यादा ले लो, और उसका संवेग बढ़ाना हो तो, या फिर वस्तु तो वही रहेगी, जैसे मान लो कार है, तो कार में जितना वजन है तो फिर उसका वेग बढ़ा दो तो संवेग बढ़ जाएगा। या फिर मान लो वेग तो 50 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वेग वही है, तो फिर क्या करो, उसमें ज्यादा लोग बैठ जाओ, उसका द्रव्यमान बढ़ा दो, ठीक है ना, तो भी क्या हो जाएगा? संवेग बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गया ना, संवेग और यानी कि द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड करता है संवेग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक लिफ्ट में व्यक्ति का अधिक वजन होगा जब, कब होगा? अभी जब मैं बता रहा था, लिफ्ट अगर एक्सेलरेट होती हुई नीचे आती है तो क्या होता है? वजन कम महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। तो सीधी सी बात है, अधिक वजन कब होगा? जब ऐसे ही एक्सेलरेट होती हुई ऊपर जाती है। अर्थात लिफ्ट को क्या करो, उसमें अगर आदमी खड़ा है, ठीक है ना, तो ये आदमी लिफ्ट में खड़ा है ना, और तो फिर इसको अगर वजन ज्यादा महसूस करवाना है, वजन अधिक कब होगा? जब इसको ए एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तेजी से इसको ऊपर खींचेंगे, तब इसमें इसको महसूस होगा कि मैं भारी हूँ, मुझ में वजन ज्यादा है ना, तो भारी महसूस होगा। और अगर ये उस पर क्या नाम है, ऐसे समझो कि वेट करने वाली जो मशीन है ना, अगर उस पर खड़ा है ना ये व्यक्ति, तो इसका वेट बढ़ जाएगा, इसको लगेगा कि मुझ में अभी तो 60 किलो वजन था और अभी कैसे हो गया, 65 कैसे हो गया, 70 कैसे हो गया। किस पर डिपेंड करेगा? एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वजन इसको महसूस होगा। तो सिंपल समझ आ गई ना। तो कब बढ़ेगा अधिक वजन? कब होता है? जब लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर त्वरित होती है, ऊपर से ऊपर जाती है, कहने वाला त्वरित होती हुई। त्वरित समझ गए? एक्सीलरेट, जैसे कि एक्सीलरेट करते हैं ना, बाइक का एक्सीलरेटर खींचते हैं, ठीक है, तो तेजी से आगे बढ़ती है। ऐसे ही लिफ्ट को अगर एक्सीलरेट करें तो वजन अधिक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थे 75 क्वेश्चन हो गए। अब आएगी आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा, है ना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का अगला टॉपिक आगे लेंगे। तो ये क्वेश्चन थे, आप इनको
अच्छी तरह से रिवाइज करके दोबारा देख सकते हैं। अभी पूरी फुर्सत नहीं है तो बाद में देख लें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें और लगातार क्लासेस लेते रहें, देखते रहें। इंग्लिश की क्लासेस भी लगातार आ ही रही है और आप प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साइंस पढ़ भी रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको भी एंजॉय करें। ठीक है।